अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस शर्बी मौजूद वगैरह में खुशामदीद। लेकिन जुडिशियल पैकेज के लिए एक अहम पेशरफ सामने आई है जिसने इस बात को न सिर्फ यकीनी बना दिया है कि गवर्नमेंट की तरफ से पीर वाले दिन मुमकिन तौर पर पेश किए जाने वाला आईनी पैकेज न सिर्फ मंजूर होगा बल्कि इसके नतीजे में ऐसा जोरदार धमाका होगा जिसके नतीजे में हुकूमत अपने तमाम तर अहदाफ बखूबी और बड़ी ही आसानी के साथ हासिल कर लेगी। इस हवाले से एक और पेशरफ जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किए जाने वाला ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज और इस पैकेज को रियासत के तमाम सतूनों की हमायत हासिल है, इसके हवाले से भी एक अहम तरीन इशारा सामने आ गया है और बताया यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तरफ से भी इस आईनी पैकेज के रास्ते में कोई आईनी रुकावट को क्रिएट ना करने के हवाले से इशारा दे दिया गया है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट को इस आईनी पैकेज को मंजूर कराने के लिए रास्ता दे दिया है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। कौन सा है वो इशारा और कौन सा है वो रास्ता? यकीनी तौर पर ये ना सिर्फ एक अहम सवाल है बल्कि ये आपके तजस्सुस को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरा खींचातानी करने में जरा थोड़ा सा मजा आएगा। इसके साथ साथ ये सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि गवर्नमेंट किस तरीके से 224 का मैजिकल फिगर हासिल करने में कामयाब होगी और इस हवाले से क्या गवर्नमेंट के पास ये जो नंबर्स गेम्स है इसके अंदर कौन सी ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसने गवर्नमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पर लाके खड़ा कर दिया। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जिन्होंने एक मर्तबा अपनी पॉलिटिकल विजडम का ना सिर्फ मुजाहरा किया है बल्कि इस पॉलिटिकल विजडम के जरिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक मर्तबा फिर वो पंजाबी में कहते हैं ना, लम्या पालिया तो गोडा रखता संगीत है, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन नजर आ रही है। वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिसको खुद अपनी ही तरफ से बनाए जाने वाले इत्तेहाद तहरीके तहफ्फुज़ आइन में अपने वजूद को बरकरार रखने का खतरा जो है वो उसके सर पे मंडला रहा था। इसके साथ साथ तमाम तर तगो-दो के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान साहब को तहरीके तहफ्फुज़ आइन का हिस्सा बनाने में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नाकामी हासिल हुई, बल्कि मौलाना साहब की तरफ से इस मुतालबे के जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अमूमी तौर पर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो बयानिया है वो लेकर पब्लिक में जा रही है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका ये मानना है कि ये इंतखाबात रिग्ड थे और यहाँ पर आरओज ने किसी न किसी दबाव के नतीजे में फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में बदल दिया। मौलाना का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस मुतालबे पे संजीदा है और उसका ये मानना है कि वाकईतन इन इंतखाबात के अंदर रिगिंग की गई है तो उसको खुद अपने ही होम ग्राउंड से यानी खैबर पख्तूनख्वा से इस अमल का इजहार करना चाहिए और खुद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखना चाहिए और उनको इस बात पर जो है वो कायल करना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से जिन इंतखाबी धांधलियों के हवाले से खदशात का जिक्र किया जा रहा है इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए ताकि जमीयत उलमा इस्लाम को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ खड़ा होने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और यह मुतालबा यकीनी तौर पर ऐसा था जिसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तोते उड़ा देने थे, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जमीयत उलमा इस्लाम के इस मुतालबे पर अमल दरामद करती, जुडिशियल कमीशन बन जाता तो बहुत सारों के सामने वो तमाम की तमाम हकीकी सूरत हाल आ जाती, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी रातों रात न सिर्फ इंतखाबी नताइज को तब्दील किया गया था बल्कि उन इंतखाबी नताइज को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की फेवर में लाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा तगोदो की गई थी। लिहाजा ये जो सारे का सारा बयानिया खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने लिए घड़ा था, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए घड़ा था, ये सारे का सारा बयानिया जबरदूस हो जाना था, इससे बिखर जाना था और खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बेसलेस हो जाना था। लिहाजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस मौके पर मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली और मौलाना साहब को इस हवाले से जवाब देना भी पसंद नहीं किया कि मौलाना साहब आपके इस मुतालबे को हम तस्लीम करते हैं या नहीं करते। अब होता यह है कि कल रात अचानक ये जो जमीयत उलमा इस्लाम में मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस्लामाबाद में रिहाइशगाह है वहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है वो वहां पर पहुंचती है। बैरिस्टर गौहर खान साहब आते हैं, जनाब शिबली फराज साहब आते हैं, उसके साथ साथ असद कैसर, बैरिस्टर सैफ, अली मोहम्मद खान, ये पूरा एक डेलीगेशन वहां पर बाजमात पहुंचता है, उमर अयूब साहब, और उनसे जमीयत उलमा इस्लाम से इस बारे में जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया जाता है कि जनाब अगर हम पार्लियामेंट के बाहर एक
एक ज्वाइंट ऑपोजिशन अलायंस नहीं बना सके और उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम को हम अगर राजी नहीं कर सके, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम एक ऐसा ही ग्रेटर अलायंस, ऑपोजिशन अलायंस जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर बना लें और नेशनल असेंबली में जो लेजिस्लेशन होने जा रही है और गवर्नमेंट के रास्ते में जो रुकावट क्रिएट करनी है वो ऑपोजिशन मुत्तफिका तौर पर करे। इस चक्कर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। एक जानिब वो जमीयत उलमा इस्लाम को पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहिदा ऑपोजिशन के नाम पर अपने साथ इंगेज करना चाहती थी और गवर्नमेंट को ये तासुर देना चाहती थी कि जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त ऑपोजिशन का हिस्सा है, वो किसी तरह की लेजिस्लेशन में गवर्नमेंट का साथ नहीं देगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का भी अंदाजा है कि मुमकिन तौर पर इस आईनी पैकेज में मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी हिस्सा है, उनको भी इस आईनी पैकेज के जरिए अकोमोडेट किया जा रहा है। लिहाजा उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि अगर ऐसा हो जाता है तो जमीयत उलमा इस्लाम के कौमी असम्बली में जो वोट्स हैं वो गवर्नमेंट को शिफ्ट हो जाएंगे और इस चक्कर के अंदर 224 का मैजिकल फिगर हासिल करना जो है वो उनके लिए आसान हो जाएगा। लिहाजा अगर जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो पीटीआई के साथ इंगेज हो जाती है तो फिर उसके नतीजे में ये जो आईनी पैकेज मुमकिन तौर पर पीर वाले दिन लॉन्च किया जा रहा है ये जो है वो जबरदस्त हो जाएगा। लिहाजा कोशिश ये की गई कि जमीयत उलमा इस्लाम को अपने साथ मिलाया जाए, लेकिन वो आगे से जो बंदा बैठा हुआ था जिनके साथ गुफ्तगू करनी थी वो पाकिस्तानी सियासत का रम्ज शनास है। किसी को ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, जमीयत उलमा इस्लाम और खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसा जीरक सियासतदान और ऐसा सियासतदान जिसको ना सिर्फ हालात के ऊपर गहरी नजर होती है बल्कि उनको पॉपुलर पब्लिक पल्स का भी अंदाजा होता है और उस वक्त उनको ये जो अंडरग्राउंड करंट्स चल रहे होते हैं ना पाकिस्तान की सियासत के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, जुडिशरी क्या सोच रही है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, पॉलिटिकल जमातें क्या सोच रही हैं, इन तमाम अंडर करंट्स से जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब बखूबी आगाह होते हैं। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कतई तौर पर यस या नो करने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमेटियों के चक्कर में डाल दिया। उन्होंने कहा जनाब कमेटी पावांगे, कमेटी निकलेगी ते दरख्त खरीद लांगे, कमेटी पावांगे, कमेटी निकलेगी ते जनाब असी मुत्तहिदा अपोजिशन बना लेंगे। यानी एक ऐसे चक्कर के अंदर डाल दिया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना की ना हाँ की। और यही एक इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले दिनों में यानी परसों से जो वीक शुरू होने जा रहा है वो पाकिस्तान के जो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे आईनी ढांचे को और हमारी रियासत की सोच को बदल देगा तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। अब ये वाली बात, ये वाली मुलाकात और इस मुलाकात में तय पाने वाले नकात किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस इकदाम के साथ जाकर जुड़ते हैं जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया, यानी जुडिशल पैकेज। अब जुडिशल पैकेज के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम की शमूलियत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मिलने वाले वोट्स के नतीजे में गवर्नमेंट इस आईनी पैकेज को मंजूर कराएगी। इस हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से तमाम अरकान कौमी असम्बली और तमाम अरकान सेनेट को पाबंद कर दिया गया है कि उन्होंने आज रात तक इस्लामाबाद पहुंचना है और अपनी अपनी पार्टी के चीफ व्हिप को रिपोर्ट करना है और अपनी हाजिरी को इंश्योर कराना है और उसके बाद उन्होंने किसी भी सूरत इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाना, क्योंकि उनको आधे घंटे के नोटिस पर पार्लियामेंट बिल्डिंग में पेश होने पर, वहां पर मौजूद होने पर, खासतौर पर वोटिंग के अमल के अंदर उनको उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए वो बड़ा जरूरी है कि वो वहां पर रहेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम अरकान असेंबली जो बैरून मुल्क भी मुकीम है उनसे भी ये गुजारिश की गई है कि वो पीर वाले दिन शाम 5 बजे से पहले पहले पाकिस्तान वापस पहुंच जाए। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की ये जो संजीदगी है अपनी नंबर गेम्स को पूरा करने के लिए वो बहुत ही हद तक नुमाया है। इसके साथ साथ कल बरोज इतवार मुस्लिम लीग नून का एक अहम मुशावरती इजलास होने जा रहा है और पीर वाले दिन मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का एक अहम तरीन इजलास होगा और नवाज शरीफ साहब भी इन इजलासों में यानी मुशावरती इजलास में जो भी उसमें शिरकत करेंगे। और ये जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है मंडे वाले दिन, इसमें भी मुस्लिम लीग नून इस इजलास के अंदर शमूलियत करेगी। अब इस सारे सिनेरियो में अगर आपको याद हो
कि ये जो समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुबारक सानी केस में, इसी समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से चंद जुमले बोले गए थे और उन्होंने पार्लियामेंट की जो कानून साजी की जो पावर्स हैं उसको इंडोर्स किया था। और उसके साथ साथ एक और मुकदमे की समाअत में भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से इस बात को 100% कंफर्म किया गया था कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है और पार्लियामेंट कानून साजी के इस इख्तियार के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को भी सेट असाइड कर सकती है। इसका मतलब यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस बात को बड़ी ही क्लैरिटी से इंश्योर कर दिया कि गवर्नमेंट किसी भी हवाले से अगर आईनी तरमीम करती है, आईनी तरमीम को मंजूर करती है, तो चाहे जस्टिस काजी फाइज ईसा चाहें या ना चाहें, उस आईनी तरमीम की मंजूरी को ना सिर्फ कबूल किया जाएगा बल्कि उस आईनी तरमीम के तहत जो फैसले किए जाएंगे उन पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा। अब इसके साथ साथ ये बात भी माजी के अंदर बहुत ही ज्यादा जेर बहस आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि जजेस के अंदर इस बात के तासुर को फैलाया गया कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी सेटिंग कर ली है और जस्टिस काजी फाइज ईसा गवर्नमेंट को 2/3 अक्सरियत देकर अपनी जो मुद्दत है बतौर चीफ जस्टिस वो 3 साल करना चाहते हैं। यानी जो भी बंदा चीफ जस्टिस के ओहदे पर आएगा उसे आर्मी चीफ की तरह 3 साल का उसके टेन्योर की लिमिट होगी, 3 साल से ना ज्यादा ना 3 साल से कम। और ये जो मुद्दत होगी ये नॉन एक्सटेंशनेबल होगी, यानी इसके बाद 3 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद चीफ जज को रिटायर ही होना है। अब इस हवाले से कुछ इस तरह की एडवाइजरिया जो लॉ ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो चीफ लॉ ऑफिसर है उसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा भी होते हैं और वो जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा भी होते हैं, यानी वो गवर्नमेंट और जुडिशरी के दरमियान एक पुल का, एक मैसेंजर का किरदार अदा करते हैं और दोनों के दरमियान राब्ताकारी के फराइज भी सर अंजाम देते हैं अटॉर्नी जनरल। इस वक्त अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान अवान साहब, और मंसूर उस्मान अवान साहब बड़े ज्यादा धीमे मिजाज के, बड़े पोलाइट से, बड़े स्माइलिंग फेस वाले अटॉर्नी जनरल हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि मामलात को निपटाया जाए। अब इस हवाले से ये एक ऑप्शन आई है सामने कि जिसके जरिए मुझे इस बात का अब काफी हद तक गुमान हो गया है कि उसके नतीजे में ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसने आईनी तरमीम के लिए रास्ता दे दिया है इन्हीं राब्तों के जरिए, और उसके जरिए ये तय पाया है कि अगर मुद्दत में इजाफा होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तो मुद्दत में इजाफा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान की भी, यानी वो जो मुद्दत थी 60 साल वो बढ़ा के हो जाएगी 63 साल, यानी जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में भी इजाफा कर दिया जाएगा। जिस तरह चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल के लिए मुकम्मल कर दिया जाएगा अगर एक जज 60 साल की उम्र में या 62 साल की उम्र में बनता है चीफ जस्टिस, तो उसके बाद उसके पास 3 साल होंगे मजीद बतौर चीफ जस्टिस, चाहे उसकी उम्र जितनी मर्जी वटएवर जो भी सिचुएशन बनेगी। अब इसके जरिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें हर एक जज को वो जो है ना इक्वालिटी हासिल हो जाएगी, यानी जो फायदा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को मिलेगा वो जुडिशरी में मौजूद तमाम जज साहिबान को फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो फायदा उनको मिलेगा। लिहाजा ये वाला नुक्ता नहीं उठाया जा सकेगा दुराने समाअत के जनाब इस गवर्नमेंट के इस फैसले से सिर्फ एक बंदे को जो है वो फायदा हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट के इस डिसीजन से किसी एक बंदे को नहीं बल्कि पूरे स्ट्रक्चर में मौजूद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फायदा होगा। चीफ जस्टिस को होगा, आर्मी चीफ को होगा, ब्यूरोक्रेसी में होगा, अदलिया में मौजूद शख्सियात को होगा। लिहाजा इसके जरिए ये नहीं कहा जा सकेगा जनाब फलां बंदा सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी इसके अंदर साबित हो रहा है। दूसरी जानिब इस आईनी तरमीम के मुकम्मल होने के बाद, और इसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे वो आईनी पैकेज का कुछ मिल जाए, वो जो तैयार किया हुआ है मुसवदे का, जो थोड़ा बहुत अगर कोई मतन का कोई मेरा यार बेली अगर कोई फाइल की एक यूं करके तस्वीर उतार के मुझे भेज दे तो वो मैं शायद आपके साथ शेयर करूं।
दुआ कीजिएगा अगर ऐसा कोई चीज बन जाए, ताकि हमारे सामने जो सिचुएशन है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ जाए। अलबत्ता ये बात बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है नंबर्स के, क्योंकि आईनी तरमीम ये जो सिंपल लेजिस्लेशन नहीं है जो कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ हो जाएगी, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं बनने जा रहा। अब जो होने जा रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 2/3 अक्सरियत के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है जी। अब 2/3 अक्सरियत के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट के पास ये जो 14 नंबर्स का गैप है वो इन 14 नंबर्स के गैप को पूरा करे। 210 का फिगर है इस वक्त गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है कि 224 का हो जाए, यानी 14 सीटें मिल जाएं गवर्नमेंट को। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में मुस्लिम लीग नून की जो सीटें हैं नेशनल असेंबली में उसके अंदर 3 का इजाफा हुआ। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट को अब जो उनका गैप था 14 सीटों का ये कम हो गया है अब 11 सीटों का। 11 सीटों के लिए जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है उसको मजीद 11 अरकान नेशनल असेंबली को जिनका ताल्लुक अपोजिशन से होगा, और अपोजिशन में सिर्फ पीटीआई जमात नहीं है, और अपोजिशन के अंदर दीगर छोटी छोटी जमातें भी मौजूद हैं जिनको अगर गवर्नमेंट अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करेगी तो ये 11 का जो फिगर है ये वो बड़े आराम से हासिल कर सकते हैं। उनमें से एक जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, जिनके बारे में ये बात काफी वसूख के साथ कही जा सकती है कि बहुत सारी आईनी तरमीम के लिए जो नकात तैयार किए गए हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से तैयार किए गए हैं। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम इस आईनी तरमीम के अंदर गवर्नमेंट का साथ देगी, और उसके बाद बाकी रह जाते हैं 4 या 5 अरकान असेंबली। उसके लिए बताया ये जा रहा है कि अब तक 8 जो अरकान असेंबली हैं मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों के, उनके साथ बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो आईनी तरमीम के इस पैकेज में साथ देंगे गवर्नमेंट का। और ये बात भी उनको बावर करा दी गई है कि जनाब अगर आप साथ देंगे गवर्नमेंट का, अगर आप वोट करेंगे गवर्नमेंट को, तो उसके नतीजे में आपके ऊपर डिफेक्शन यानी फ्लोर क्रॉसिंग का कानून नाफिजुल अमल नहीं होगा, क्योंकि आईनी तरमीम के लिए वोट देने के लिए पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना जरूरी नहीं है। लिहाजा इस बात के अब काफी हद तक इम्कानात पाए जाते हैं कि पीर को शाम 5 बजे कौमी असम्बली और सेनेट का जो इजलास होने जा रहा है, इस इजलास के अंदर न सिर्फ कानून साजी जो है वो की उसके लिए जो माहौल है वो साजगार मिलेगा, बल्कि इस कानून साजी के नतीजे में जो मुख्तलिफ अबहमी कैफियत हैं वो भी दूर होंगी, और पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, और उसके नतीजे में जो एक जिसे हम कह सकते हैं इदारा जाती तालमेल वो ज्यादा बेहतर होगा, और गवर्नमेंट की ग्रिप इसके ऊपर ज्यादा बेहतर आएगी। देखना यह है कि अब पीर वाले दिन कौन सा नवा चंद चढ़ता है। जरूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।